स्टूडेंट्स, आज मैं करंट इवेंट्स में जो साल भर की घटनाएं चल रही हैं अभी या जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं उस पर मैं क्लास दूंगा। और ये क्लास आर एस इंटू के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके तुरंत बाद मैं राजस्थान से संबंधित क्लास दूंगा। जो राजस्थान के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उनका इतिहास हो, चाहे उनका भूगोल हो, चाहे उनका कल्चर हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इनसे संबंधित मैं क्लास दूंगा। देखिए, मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ इसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक है प्रेस की भूमिका, रोल ऑफ द प्रेस। देखिए, प्रेस के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इसको फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उस क्यों कहा जाता है उसका कारण बता दूं। फोर्थ पिलर इसलिए है ये क्योंकि सरकार के तीन अंग हैं। ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तीन अंग हैं। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है जनता के लिए, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाता है और जुडिशरी न्याय करता है। तो जस्टिस हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेशन, और ये हो गया पॉलिसी। ये है जनता, जो सारे काम जनता के लिए होते हैं। तो ये जनता के लिए जो कानून बनेगा या जो पॉलिसी बनेगी या जो जस्टिस होगा, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि पब्लिक ओपिनियन पर आधारित हो। क्या हो? पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन। देखिए, पब्लिक ओपिनियन की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन और सरकार के बीच में जो काम करता है होता है प्रेस। तो एक तरह से जो प्रेस हो गया आपका, वो पब्लिक ओपिनियन और जनता के बीच में काम कर रहा है। इसलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के तीन अंग हो गए और चौथा अंग हो गया प्रेस। तो प्रेस, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए, मैं इस पर चर्चा कर दूं, फिर भारत पर चर्चा करते हैं। रोल ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, देखिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रोल क्या होना चाहिए प्रेस का? पब्लिक ओपिनियन के बारे में ये सरकार को बताए, पब्लिक ओपिनियन के बारे में सरकार को बताए, और सरकार के लेजिस्लेटिव के बारे में, पॉलिसी के बारे में और जस्टिस के बारे में जनता को बताए। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जनता को क्या, और सरकार को उसके बीच में लिंक का काम करे। ये लो रोल है प्रेस का। लेकिन अभी जो सबसे पहली शर्त हो गई कि मीडिया को ईमानदारी से, ऑनेस्टली, पब्लिक ओपिनियन के बारे में सरकार को बताना चाहिए। नंबर दो, मीडिया को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ट्रायल से बचना चाहिए। ट्रायल होता है किसी चीज पर जस्टिस, मतलब डिसीजन लेने से बचना चाहिए। क्योंकि किसी कानून के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास है। पॉलिसी के बारे में सरकार, एग्जीक्यूटिव के पास है। जस्टिस के बारे में जुडिशरी के पास है। और पब्लिक ओपिनियन के पास, जनता के पास है। तो मीडिया केवल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ना कि वो डिसीजन ले सकता है। तो ट्रायल का अर्थ ये होता है कि कोई कानून अच्छा है, बुरा है, कोई पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, ठीक है। ये इस सब चीजों से बचना चाहिए मीडिया को, पहली बात। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का लोकतंत्र में, वो ये है कि मीडिया को हॉलो जर्नलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। हॉलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही दिखाना चाहिए, सच्चाई ही दिखाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोकतंत्र में एक आरोप लगाया जाता है जिसको अभी हिंदुस्तान में गोदी मीडिया के नाम से कह रहे हैं, या पता नहीं जो भी नाम हो, एक हॉलो बना लिया गया। और हॉलो क्या है? ये फॉल्स है, फैल्स ही है, झूठ है। और ट्रुथ ये है। क्या होता है कि मीडिया ने एक आवरण बना लिया और यहीं तक लोगों को पहुंचने दे रहा है।
इसका अर्थ ये हो गया कि मीडिया ने सच्चाई तक नहीं पहुंचने दिया, किसी सही को गलत साबित कर दिया, गलत को सही साबित कर दिया, ठीक है। तो सही चीजों को गलत दिखाया, गलत चीजों को सही दिखाया, ठीक है, सही करके दिखाया। ये है हॉलो जर्नलिज्म। इससे मीडिया को बचना चाहिए। चौथी स्थिति है मीडिया के लोकतंत्र में कि मीडिया को हेलो जर्नलिस्ट से बचना चाहिए। हेलो जर्नलिज्म क्या होता है कि मीडिया का रोल होता है कि वो नेशनल और पब्लिक इश्यूज पर बात करेगा। किस पर बात करेगा? नेशनल और पब्लिक इशू पर बात करेगा। क्या ऐसे इशूज जो देश को प्रभावित कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उस पर बात करेगा। ठीक है, तो मीडिया का रोल ये है कि मीडिया इन चीजों पर काम करेगा। लेकिन जब मीडिया इन पर काम ना करके इंटरेस्टिंग सनसनीखेज न्यूज बनाता है ताकि व्यूज को ज़्यादा लिया जा सके, तो ऐसी मीडिया को हेलो जर्नलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में मीडिया की शर्त है कि पब्लिक ओपिनियन को ईमानदारी से दिखाए, मीडिया ट्रायल ना करे, सरकार की नीति अच्छी है बुरी है, ठीक है, इसलिए अच्छा है बुरा है, इस पर डिसीजन ना दे, बल्कि ये जनता के सामने रखे, जनता के ओपिनियन को सरकार के सामने रखे। ठीक है, हॉलो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए और हेलो जर्नलिज्म भी नहीं होना चाहिए। ये मीडिया का रोल है। इसका अर्थ ये हो गया कि मीडिया को फोर्थ पिलर के रूप में काम करना चाहिए डेमोक्रेसी के। एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहिए सरकार और जनता के बीच में, पहला रोल ये है। दूसरा रोल है कि कोर इशूज पर ही चर्चा करना चाहिए, जो देश को प्रभावित करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और सत्य दिखाना चाहिए। देखिए, मीडिया को स्वतंत्र रखने के लिए आर्टिकल 19 में प्रावधान किया गया है। मीडिया को स्वतंत्र रखने के लिए आर्टिकल 19 में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 19 के अलावा जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आप देखिए लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से संबंधित लोग शामिल हैं, जर्नलिस्ट शामिल हैं, ठीक है। और अगर मीडिया पर कोई आरोप लगाया जाता है तो यही संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई करती है और इस पर अपना डिसीजन देती है, जिसकी अपील कहीं भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें टोटल 24 मेंबर्स हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे आर्टिकल 19 की तरफ से मीडिया को 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता है सूचनाओं को प्राप्त करने की स्वतंत्रता, गॉट इंफॉर्मेशन, तो न्यूज के रूप में इंफॉर्मेशन होती है उसको पाना। दूसरा इसको पब्लिश करना, पब्लिकेशन। तीसरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये है मीडिया। मीडिया से संबंधित यही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं भारत में खेलों की स्थिति। ठीक है, वे पिछले साल ओलंपिक हुआ था, छोटे मोटे क्रिकेट वगैरह की बात छोड़ दो अगर, तो ज़्यादातर बड़े इवेंट्स में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से वो नहीं रहती है जो हमारी जनसंख्या के अनुपात में हो। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, चाइना जैसे देश हैं, चाइना अच्छा परफॉर्मेंस करता है या नंबर 1 या 2 की पोजीशन होल्ड करता है। ठीक है, यूएसए की भी स्थिति यही होती है। रशिया जैसा छोटा देश, मतलब जनसंख्या में छोटा देश, उसकी भी स्थिति होती है 3 या 4 पे रहता है। इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देश अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन कीनिया वगैरह भी, सिंगापुर जैसे देश भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाते हैं ओलंपिक में जाकर के, या एशियाड में भी हम लोग पीछे रहते हैं कोरिया जैसे देशों से। ठीक है, तो भारत में खेलों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए स्पोर्ट जो है इसके लिए आवश्यक शर्त है कि मेंटली और फिजिकली फिटनेस प्लस अच्छी ट्रेनिंग। तो मेंटल फिजिकल फिटनेस प्लस अच्छी ट्रेनिंग को अगर दिया जाए तो स्पोर्ट का विकास किया जा सकता है। लेकिन स्पोर्ट है, भारत में स्पोर्ट का विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। उसका सबसे पहला कारण है विकास ना होने का, कि स्पोर्ट को हमने एजुकेशन का पार्ट नहीं बनाया है।
स्पोर्ट को हमने एजुकेशन का पार्ट नहीं बनाया और स्पोर्ट को अलग से देखना पड़ता है, ठीक है। तो जब एजुकेशन का ये पार्ट नहीं बना तो प्रारंभिक रूप से हम लोग स्पोर्ट से वंचित रह जाते हैं, ज़्यादातर लोग वंचित रह जाते हैं। हालांकि अभी खेलो इंडिया वगैरह करके बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसका फायदा देश को मिल रहा है। नीति आयोग ने भी कहा कि हम, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि स्पोर्ट कल्चर, जब हम स्पोर्ट कल्चर की बात करते हैं कि तो इसका अर्थ ये होता है कि स्पोर्ट स्पिरिट भी इसमें आ जाती है और प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है। स्पिरिट और प्रोफेशनलिज्म, देखिए ध्यान दीजिए, स्पोर्ट में कैरियर बहुत सीमित है, ठीक है, अन्य सरकारी नौकरियों की तुलना में या अन्य नौकरियों की तुलना में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। क्रिकेट में 11 लोग ही खेलेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन का पार्ट इसको नहीं बनाया गया है, स्पोर्ट कल्चर की बात में कमी है। खेलने को ज़्यादातर लोग या तो अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अमीर लोग मनोरंजन का साधन समझते हैं, और गरीब लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एजुकेशन नहीं है, स्पोर्ट कल्चर की कमी है, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। बढ़िया बढ़िया कोच, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स, बढ़िया बढ़िया मैदान, है, ये स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भारत में स्पोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं जीत पा रहे हैं, ठीक है। रही बात, एक समस्या और आ रही है कि देखिए भारत में क्या है, एक बैलेंस स्पोर्ट डेवलप हुआ है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनकी टीम का कप्तान भी आपको नाम नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन क्रिकेट की बात करोगे तो एक रणजी खिलाड़ी का भी नाम आपको पता होगा कि रणजी खिलाड़ी, ये इसका नाम ये है, ठीक है। तो अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट का ज़्यादा विकास होना है, या इम्बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट। ये तो नहीं कहूँगा कि भाई क्रिकेट को कम कर दिया जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्रिकेट के बराबर भी बाकी खेलों को पहुँचाया जाए, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जिससे भारत में खेलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर भारत में खेलों की स्थिति सुधारना है, ठीक है, क्योंकि खेल किसी देश के, ठीक है, मेंटल और फिजिकली फिट लोगों का और ट्रेंड लोगों का एक पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारी इज्जत का सवाल होता है, ठीक है। तो चार ऐसे बड़े कारण हैं जिससे हमारे में खेलों की स्थिति खराब है, और ये चारों कारणों के आधार पर सुधारा जा सकता है भारत में खेलों की स्थिति को। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना क्या होती है समझे आप। देखिए जनगणना हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर, देखिए जनसंख्या का काउंटिंग है। दो तरह के आंकड़े होते हैं इसमें, एक तो क्वालिटेटिव आंकड़े होते हैं और एक क्वांटिटेटिव आंकड़े होते हैं। तो पॉपुलेशन के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आंकड़ों को हर 10 साल में काउंट कर लेना, ठीक है, ये है जनगणना। अब क्वांटिटेटिव आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसमें डेंसिटी हो गई, टोटल पॉपुलेशन हो गया, किसी स्टेट का पॉपुलेशन हो गया, महिलाओं की संख्या हो गई, पुरुषों की संख्या हो गई, उनका सेक्स रेशियो हो गया, डेमोग्राफिक आंकड़े हो गए, डिपेंडेंट कि कितने साल के कितने आए, तो एज ग्रुप इससे पता लग जाता है, ठीक है। इससे डेथ रेट, बर्थ रेट पता लग जाती है, ठीक है। इससे फर्टिलिटी रेट पता लग जाती है, इससे डेंसिटी पता लग जाती है, इससे टोटल पॉपुलेशन पता लग जाता है, ठीक है, इससे सेक्स रेशियो पता लग जाता है। ये तो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, अर्बनाइजेशन की स्थिति पता लग जाती है, ठीक है, गाँव की जनसंख्या का पता लग जाता है, मतलब अर्बन रूरल, ठीक है, उनकी फैसिलिटीज़ किसको किसको मिल रही पता लग जाती है, एजुकेशन लिटरेसी का रेशियो सब पता लग जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये हमें जो प्लानिंग की जाती है देश के लिए, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ये सीधा सीधा मदद करता है, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग में ये मदद करता है। ये जनसंख्या, ये सेंसस, तो सेंसस हमें एक रॉ डेटा देता है जिस पर हमारी टोटल प्लानिंग टिकी होती है, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग टिकी होती है, और ये सारी चीज़ें टिके होते हैं। कॉस्ट सेंसस को लेकर के जो मामले आ रहे हैं वो इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि जब सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग का मैटर है तो ये देखा जाना चाहिए
कि जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, देखिए हमारे सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर की सच्चाई है कास्ट, है जाति। तो जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कास्ट के आधार पर ही पता किया जाए कि सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, कास्ट के आधार पर उनका पार्टिसिपेशन क्या है, कास्ट के आधार पर उनका एम्पावरमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, यानी किसी कास्ट की जो क्वांटिटी है उस रेशियो में उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अजित में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी पर आरक्षण टिका हुआ है, इसी पर सामाजिक आर्थिक जो कल्याणकारी कार्यक्रम है सारे टिके हुए हैं। तो मेरे विचार से कास्ट सेंसस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन से लेकर के और जितनी भी हमारी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं सबको किया जाता है, जनसंख्या नीति बनाने में मदद करता है, सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनाने में मदद करता है, ये सारे काम ये करता है। लेकिन एक शर्त है इसकी, जो कॉस्ट सेंसस है इसके जो डेटा है इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसका डेटा मिसयूज हो सकता है कैसे? इसका डेटा मिसयूज होता है सोशल इंजीनियरिंग के लिए, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सोशल इंजीनियरिंग के लिए इसका डेटा मिसयूज हो सकता है। ये क्या होता है समझ लीजिए आप। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा गेम होता है जहां पर जो इलेक्शन सिस्टम यूज होता है, इलेक्शन पॉलिटिक्स में यूज होता है, इलेक्शन पॉलिटिक्स, और दूसरा रेटिफिकेशन में यूज होता है, पुष्टिकरण। पुष्टिकरण ये कैसे हो सकता है समझ लीजिए आप। जैसे सपोज करो कि किसी राज्य में दो जातियों को मिला करके बहुमत हो सकता है, जनमत बहुमत में अंतर है, समझ लीजिए इसको। टोटल का 50+1 प्लस वन इजकल टू जनमत। इन टोटल का फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी सबसे ज्यादा, जैसे सपोज करो कि अगर 100 वोटर कहीं पर हैं और 100 में से 51 वोटर हैं तो ये जनमत है। इन 100 वोटर हैं जिसमें से 5 कैंडिडेट खड़े हो गए और सबको 20-20 वोट मिला, 3 को 20-20 मिला, एक को 21 मिला और एक को 19 मिला, तो 21 वोट पाने वाला जीत गया चुनाव। ये है, ठीक है, मेजोरिटी। तो भारत में चुनाव जीतने के लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है, और मेजोरिटी के लिए क्या होता है, जितने परसेंटेज कास्ट के हो तितने परसेंटेज कास्ट को जोड़ दिया जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। और ये करते हुए फिर क्या करता है, तुष्टीकरण का सिद्धांत निकल के सामने आता है कि उस जाति के लिए बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है, आरक्षण देने की बात की जाती है, ठीक है, भागीदारी की बात की जाती है, सीएम बनाने की बात की जाती है, एमएलए भी बनाने की बात की जाती है। तो इस आधार पर इस तरह अगर काम किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की वास्तविक स्पिरिट जो है उसका खुला उल्लंघन है। तो कॉस्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि चुनाव सुधारों में, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझने में, विभिन्न जातियों के उनके एम्पावरमेंट में, ये सामाजिक आर्थिक विकास का योजना बनाने में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर जातिगत जनगणना का हमारे पास डेटा है तो। लेकिन अगर सोशल इंजीनियरिंग में इसका मिसयूज किया जा रहा है तो लोकतंत्र की वास्तविक स्पिरिट के खिलाफ है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। ये मुद्दा भी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज, देखिए इसके लिए मैं आर्टिकल 343 की बात करूंगा संविधान में। देखिए ध्यान दीजिए, एक तो भाषा वो होती है जो भावनात्मक रूप से हमें जोड़ती है, इमोशनली, भावनात्मक रूप से एक लैंग्वेज हमें जोड़ती है और एक हमारा सिस्टम चलाने में मदद करती है, जिसमें हमारा सिस्टम चलता है। वो जिसमें हमारा सिस्टम चलता है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। केंद्र सरकार की भाषा ज्यादातर इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारा 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी के साथ 22 लैंग्वेज ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि भारत में सारी विविधता है, विभिन्न तरह का कल्चर है, और कल्चरल यानी
कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी भी है, तो सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 22 भाषाओं को रखा गया है। और दूसरी बात आ गई इमोशनल लैंग्वेज, जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है, ठीक है। तो अब यही समस्या निकल के सामने आ रही है कि कोई एक भाषा भारत की ऑफिस नेशनल लैंग्वेज बनने में असफल हो रही है। उसका कारण ये कि भारत में भाषाई विविधता है, तो भाषाई विविधता होने के कारण क्या होता है, सभी भाषाओं को समानता दी गई है 8 शेड्यूल में। तो जैसे ही किसी नेशनल लैंग्वेज की बात होती है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, जैसे कुछ भाषाई लोग इसका विरोध करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन भाषाओं की स्थिति क्या हो जाए, सबऑर्डिनेट की हो जाए और हिंदी की स्थिति सुपीरियर की हो जाए। तो अभी और समय हमें लगेगा जब हिंदी को हम पूरे देश में एक्सेप्ट करवा पाएंगे। और हिंदी को पूरे देश में एक्सेप्ट करवाने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, 2 बड़े हर्डल्स हैं जो हिंदी के सामने आ रहे हैं। पहला हर्डल्स ये आ रहा है कि हिंदी की डिक्शनरी जो है, देखो इंग्लिश की जो डिक्शनरी है वो काफ़ी रिच है हिंदी की तुलना में, और वो स्लैंग्स को भी शामिल करता है, लोकल भाषाओं के भी शब्दों को शामिल कर लेता है इंग्लिश। तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये डिक्शनरी देखिए काफ़ी संकीर्ण है, इसको काफ़ी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लोकल लैंग्वेज जो है, जितने भी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं या जो ऑफिशियल नहीं भी हैं, उन सब के शब्दों को हिंदी में शामिल करके इसको ब्रॉडर बनाया जाए ताकि एक्सेप्टेंस में कोई समस्या ना आने पाए। किसी भी भाषाई लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से उनकी भाषा सबऑर्डिनेट भाषा हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी में जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ाया जाए। जैसे सिस्टम में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की व्यवहारिकता को बढ़ाया जाए, तो हिंदी की एक्सेप्टेंस और व्यवहारिकता आप दोनों ही बढ़ा लोगे तभी जा करके ये राष्ट्र की भाषा बन पाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ बाबा लोग या कुछ लोग कहते हैं, कॉन्सेप्ट आता है गजवा हिंद बनाया जाएगा। गजवा हिंद का मतलब है जहाँ पर शरीयत और इस्लाम का शासन हो। कभी कभी कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, ठीक है। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि जहाँ पर हिंदू शैली से पूरा सिस्टम हमारा चले, ठीक है, पूरा सिस्टम हमारा हिंदू शैली से चले, क्योंकि हमारा सिस्टम संविधान से चलता है। कैसे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक है। देखिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये हो गया कि हिंदुइज्म जो लाइफ स्टाइल है वो सभी लोग स्वीकार कर लें। एक स्वीकार करना होता है, एक फोर्सफुली थोपना होता है, 2 चीजें हो गई। तो हिंदू धर्म को स्वीकार किया जाए, हिंदू जीवन पद्धति को स्वीकार किया जाए, हिंदू विधियों को, सामाजिक विधियों को स्वीकार किया जाए, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारा देश सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण देश है। हमारे यहाँ आदिवासी कल्चर भी दिखेगा, बहुत सारे धर्म भी दिखेंगे, बहुत सारी लोकल संस्कृति भी दिखेगी, बहुत सारी, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल संस्कृति भी दिखेगी। तो भारत रिलीजियस रूप से, कल्चरल रूप से डाइवर्सिफाइड देश है, डाइवर्सिफाइड देश है। डाइवर्सिफाइड देश होने के कारण भारत में संविधान का शासन चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर सभी लेखों में सहमत है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर सभी लोग सहमत है। दूसरी बात, संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया है, भाषाई संरक्षण दिया है, सांस्कृतिक संरक्षण दिया है। तो संविधान में अल्पसंख्यकों को सिक्योरिटी दी गई है, और इस सिक्योरिटी में सेकुलरिज्म यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय धर्म है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय संस्कृति है, वो है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म जो है, इसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में सभी संस्कृतियों के लोग स्वतंत्र हैं अपनी संस्कृति का विकास करने में, उसको पालन करने में। लेकिन विशेष परिस्थितियों में सिस्टम यानी सरकार यानी संविधान इंटरफेयर करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक
ठीक है, देश हमारा संविधान से चलेगा, बिल्कुल सही सिस्टम है। इसलिए हिंदू के राष्ट्र के जो कॉन्सेप्ट हैं इसको मैं स्वीकार नहीं करता, या इसको स्वीकार नहीं कहता नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आने के साथ एक सांस्कृतिक और धार्मिक संकीर्णता का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और ये हमारे राष्ट्र को कमजोर करेगा, ये नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को कमजोर कर देगा। अब हम बात करते हैं जैन जेड मूवमेंट की। जैन जेड मूवमेंट, जैन जेड कौन है? 1997 से पहले, 95 से पहले मान लो आप, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आईटी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 95 के बाद से देखते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, तरह तरह के सोशल एप्स, सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, और जिसमें सर्च इंजन भी शामिल है, सर्च इंजन भी शामिल हैं। और आज ज्ञान प्राप्त करने का, सोशलाइजेशन करने का, ठीक है, रोजगार खोजने का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। तो आज के जो बच्चे हैं 97 के बाद, जो जिन्होंने बच्चों ने जन्म लिया है 95 के बाद जिनका सोशलाइजेशन हुआ है, उन बच्चों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? 30 साल होगी, 30 ईयर एज। तो ये जो 30 ईयर एज वाले ग्रुप वाले लोग हैं, जो आज सोशल मीडिया पर, सोशल एप्स पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए, और अपना सोशल प्लानिंग, करियर प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, उन्हें ही जेन जेड कहा जाता है, जेन जेड कहा जाता है। तो जेन जेड जो है एक सेल्फ अवेयर लोगों का समूह है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जेन जेड जो है, इसमें क्या होती है, 30 साल की उम्र तक क्या होती है? एनर्जी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी ज़्यादा होने के कारण अगर इनको सही दिशा दी जाए तो ये किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको विकसित देश बना सकते हैं, और नेतृत्व कर सकते हैं उसका, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अभी देखिए, जो जेन जेड मूवमेंट हुए हैं, चाहे नेपाल की बात करें हम, चाहे चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, किसी भी देश की बात करें, और इस तरह की बात भारत में भी की जा रही है। तो देखिए, जेन जेड मूवमेंट भारत में हो सकता कि नहीं हो सकता, इस पर हम चर्चा करें तो दो बातें हैं। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन का एक्सप्रेशन कैसे होता है? इलेक्शन से होता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैलेट के बजाय बुलेट के बजाय बैलेट से ही सिस्टम चेंज होता है। तो पब्लिक ओपिनियन का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन यानी हमारा इलेक्शन सिस्टम दूषित हो जाएगा, अगर ईवीएम क्वेश्चन मार्क उठेंगे, इलेक्शन सिस्टम पर कोई क्वेश्चन उठेगा, तो डेफिनेटली जेन जेड क्या चाहेगा कि एक मूवमेंट के माध्यम से प्रेजेंट सिस्टम को उखाड़ के फेंका जाए। तो पब्लिक ओपिनियन को अगर थ्रेट होता है तो ये समस्या आ जाती है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि अगर किसी देश में इलेक्शन सिस्टम में बेईमानी हो रही है तो सरकार को हटाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। तो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में अगर सरकारें काम करती हैं, पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में जाकर के अगर सरकारें काम करती हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, करप्शन आ जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, करप्शन बढ़ जाएगा, सिस्टम में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा होगी। तो दुनिया में जहां भी जनजेट मूवमेंट हो रहे हैं उसके दो ही कारण बन रहे हैं। एक तो अगर इलेक्शन सिस्टम दूषित है तो पब्लिक ओपिनियन को थ्रेट हो रहा है, तो इसकी संभावना रहती है। दूसरा, जब पब्लिक ओपिनियन का मिसयूज होगा तो सरकारें सेंसिटिव ना होकर के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन काम करने लग जाती हैं, जिससे जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और जब जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं तो फिर जनता यानी
जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो जन जेड को दिशा दिखाते हैं और उस दिशा को देख करके जन जेड को बर्बाद को उखाड़ फेंकता है। तो भारत में ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह के सीरियस क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन पर उठ रहे हैं, जिस तरह विपक्ष उन चीज़ों को, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो बहुमत का शासन जरूर है, लेकिन इसमें अल्पमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक बार सरकार बन जाने के बाद अल्पमत और बहुमत दोनों के लिए ही सरकार सभी के लिए काम करती है। गवर्नमेंट वर्क फॉर द एवरीवन। तो ऐसी स्थिति में अगर ये संभावना बनती है तो समस्या देश में पैदा हो जाएगी। तो ये हो गया जन जेड मूवमेंट। यूएस टैरिफ वॉर, अमेरिका जो अभी टैरिफ का कॉन्सेप्ट चला रहा है और हम चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, टैरिफ है क्या इसको समझ लीजिए आप। वैसे करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ मैं, WTO पढ़ा था तो अपने आप क्लियर हो जाता है चीज़। लेकिन 1948 में, देखिए, आज किसी देश के विकास के लिए ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ट्रेड में क्या होता है, जो आपके पास होता है वो आप देते हैं और जो आपके पास नहीं होता उसको आप लेते हैं। जैसे एक विकासशील देश है तो उसको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, तकनीक चाहिए, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। और एक विकसित देश है तो उसको क्या चाहिए? उसको कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इस तरह पूरी दुनिया में, चाहे नॉन डेवलप कंट्री हो, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, उनकी कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ट्रेड सभी की आवश्यकता है। क्या हुआ कि 1948 में दुनिया दो भागों में बट गई, 49 में दुनिया दो भागों में बट गई, और सॉरी 48 में एक कम्युनिस्ट ब्लॉक हो गया जो क्लोज सिस्टम की बात करता है, और एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक हो गया जो ग्लोबलाइजेशन की बात करता है कि पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी लोग हैं कहीं भी पैसा लगाएं तो व्यापार करने, उत्पादन करने की स्वतंत्रता मिले। ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आ गया निकल के सामने, तो ये सब ऐसे चलता रहा। और इवन जो पूंजीवादी देश भी थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के लिए, इकोनॉमी को संरक्षण देने के लिए, अपने जो डोमेस्टिक सेक्टर था उसको संरक्षण देने के लिए टैरिफ और ट्रेड लॉ, दो कानून बना दिए। टैरिफ लॉ, ट्रेड लॉ। टैरिफ लॉ, ट्रेड लॉ क्या होता है समझा दूं मैं। टैरिफ लॉ क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि किसी देश में उत्पादन लागत 100 रुपया है किसी सामान का, और किसी दूसरे देश में 50 रुपया है, तो 50 और 100 में 50 का अंतर आ जाता है। ठीक है। और 50 रुपये वाला अगर 100 रुपये वाले के देश में भेजने ले जाएगा सामान, तो किसका बिकेगा? 50 रुपये वाले का बिकेगा, 100 रुपये वाले का बंद हो जाएगा। तो टैरिफ लॉ ये कहता है कि चलो ठीक है, इस पर आप 50 रुपये का टैरिफ कस्टम लगा दो। टैरिफ लॉ वास्तव में क्या, कस्टम होता है। अब बराबर हो गया ना, एक बैलेंस हो गया। तो कस्टम को घटाना या कस्टम को बढ़ाना, ठीक है, ताकि घरेलू क्षेत्रों को संरक्षण दिया जा सके, यही है टैरिफ लॉ। ट्रेड लॉ क्या होता है? ट्रेड लॉ होता है, जैसे भारत में एंटी डंपिंग लॉ बना हुआ है। एंटी डंपिंग लॉ पे अगर किसी सामान के मंगाने से उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी कुछ भी चेक हो सकता है, मंगाने से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, भेजने से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो फिर हम ऐसी स्थिति में उस ट्रेड को रोक देंगे कानून बना करके। तो आज भारत में भी या किसी अमेरिका में भी हर देश में या तो एंटी ट्रेड लॉ बने हुए हैं, सॉरी एंटी डंपिंग लॉ बने हुए हैं, या तो टैरिफ लॉ बने हुए हैं। अभी रिसेंट जो घटना आई है वो आई है ट्रंप के चुनाव जीत करके नए राष्ट्रपति बनने से आई है, क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है जिसके जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड भी वही करता है। और भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के साथ हमारे पक्ष में है, बहुत सारी कम्युनिटी हम वहाँ भेजते हैं। देखिए, ट्रंप ने यूएस फर्स्ट का कॉन्सेप्ट दिया। यूएस फर्स्ट, यूएस फर्स्ट का मतलब है कि हम अपने देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे।
ठीक है, अपने देश के पक्ष में काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कोई भी कानून बनाएंगे। पहले हालांकि अमेरिका के पास स्पेशल 301 सुपर 301 जैसे कानून होते थे, ठीक है, बट अब वो तो सीधा टैरिफ की बात करते हैं। तो उन्होंने कई सारे देशों पर अंधाधुंध टैरिफ लगा दिया, जिन देशों की एक अच्छी कम्युनिटी थी जहां पर वो ट्रेड करते थे। अब इस तरह के टैरिफ लगाने से क्या हुआ, भारत के बहुत सारे सामान जो थे, जो हम निर्यात करते थे अमेरिका को, या सर्विसेज जो थी, वहाँ महंगे हो गए। महंगे हो गए तो अब ऐसे कि हमारा निर्यात इससे घटेगा, और जब निर्यात घटेगा तो वैसे ही हमारा ट्रेड बैलेंस जहाँ नेगेटिव जा रहा है, ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में नहीं है, इससे हमें और भी ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट होगा। और ट्रेड डिफिसिट होने के कारण क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घटेगा, जो फॉरेक्स हमारा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि WTO के फोरम को यूज करते हुए भारत को टिम्स जो कानून बना हुआ है, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो हम खाली इतना बता रहे हैं। टिम्स कानूनों के फोरम को यूज करते हुए जो विकासशील देशों को छूट प्राप्त है विकसित देशों के ऊपर, उनको लागू कराने का तुरंत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत की आर्थिक संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है, इकोनॉमिक सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार को दंडात्मक कार्रवाई भी अमेरिका पर करना चाहिए, अपनी सिविल कार्रवाई भी करना चाहिए, और अपना प्रोटेस्ट भी अमेरिका के खिलाफ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा बजट है, रिसेंट बजट आया है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बजट क्या होता है? बजट ये एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का एक फॉर्म होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है। इनकम, एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर, जो इनकम अगले साल आएगी, ठीक है, उसका अनुमान होता है, और जो वर्तमान में खर्चा होगा उसका अनुमान होता है, इसको हम बजट कहते हैं। आर्टिकल 112 1112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए वर्तमान बजट, वैसे तो बजट में यही सब चीज़ें होता है, कोई टैक्स बढ़ाया गया, घटाया गया, ये किया गया, वो किया गया, ठीक है। इस बजट क्या होता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनारियो को प्रेजेंट करता है। इससे पहले, बजट से पहले क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है जो देश की अर्थव्यवस्था को बताता है। लेकिन अभी जो हमारा वर्तमान बजट है, इसमें 4 एनर्जी की बात की गई है। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और विकसित बनाने में भारत को मदद कर सकते हैं, जो भारत को विकसित बनाने का कॉन्सेप्ट लिया गया है 2047 का, ठीक है, वर्तमान सरकार के द्वारा। इसमें पहला क्षेत्र है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 70% लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारी जीडीपी का, ठीक है, वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन हमारी जीडीपी का केवल ये 15 से 18% तक होता है। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा पोटेंशियल है। मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा तो एग्रीकल्चर पर बेटा डिस्कस करूंगा। तो निर्यात में भी काफ़ी मदद कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो गाँव का विकास हो जाएगा, प्लस ये रोजगार देने में काफ़ी मदद कर सकता है। भारत में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ये सारे खत्म करने में एग्रीकल्चर मदद कर सकता है। दूसरा है MSME। देखिए MSME, ये इसमें जो हमारा कैपिटल होता है वो कम होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, यानी ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड या कुछ मामलों में स्किल्ड वर्क फोर्स को अप्रोप्रिएट करता है, उनको रोजगार देता है कम से कम। उसमें आबिद हुसैन कमेटी बनाई गई थी, जिसने इसके बेहतरी के लिए सुझाव दिया था, जिसको सरकार लागू करने के बाद। तो MSME में भी एक हाई पोटेंशियल है, ठीक है, लोगों को रोजगार देने में, गरीबी दूर करने में, और उनको एम्पावर करने में, देश के इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में और एक्सपोर्ट बढ़ाने में। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत में जीडीपी को डबल डिजिट तक पहुंचाना है, तो हमें डोमेस्टिक और फॉरेन
दोनों ही तरह के हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो भारत में इतना कम्पिटिटिव माहौल बनाया जाए, एक हाई इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें, हाई इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें, इस तरह हमें अट्रैक्टिव माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों की सेविंग्स बढ़े, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, जिससे मार्केट सेक्टर हमारा डेवलप होगा। तो कैपिटल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट दोनों को विकसित करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चाहे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, चाहे कंज्यूमर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तभी भारत का विकास हो सकता है। अगला है एक्सपोर्ट। चौथा क्या है? एक्सपोर्ट। फोर्थ एनर्जी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट की हम बात करें तो देखिए, हम लोग मात्र इंटरनेशनल ट्रेड में 2% तक ही अभी तक हमारी भागीदारी है, जबकि हमारी जनसंख्या लगभग 20% के आसपास हो रही है। तो 2% एक बहुत ही कम भागीदारी है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे, एक तो क्वालिटेटिव चेंज करने की जरूरत है। जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर है, मॉडर्न सेक्टर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पोटेंशियल की खोज हम कर सकते हैं, जहाँ से हम निर्यात को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम क्वांटिटी की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम लोग अभी तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ईस्ट यूरोप है, ठीक है, साउथ एशिया है, जहाँ पर हम बहुत अच्छी खासी मात्रा में अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार का फोकस है, बजट में 4 महत्वपूर्ण सेक्टर दिए गए हैं जो ये काम करेंगे। अब हम बात करते हैं करंट इवेंट में। ये आज नहीं होगा, ये कल होगा, ठीक है, जिसमें यूएपीए, पीएमएलए, वन नेशन वन इलेक्शन है, आर इलेक्शन है, स्पेशल स्टेटस स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, एमएसपी है, सीवी है, इनमें भेज गिग वर्कर है, हुच, सेमीकंडक्टर, अब सस्पा की बात हो रही है, फ्री वीज की बात हो रही है, 1700 रुपये देने की बात चलिए, पुलिस इनकाउंटर, बुलडोजर, सर, इन चीज़ों पर कल चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब अभी चर्चा कल की जाएगी।